मैं ज्योति आघरकर निर्वाण दिव्यांग संस्था पूना से आपसे बात कर रही हूँ। मेरा खुद का लड़का 21 साल का ऑटिस्टिक है और मैं खुद स्पेशल एजुकेटर हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पेरेंट्स के लिए गाइडेंस है जिनके बच्चे ऑटिस्टिक है, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, उनको सपोर्ट कैसे मिलना चाहिए, ये बहुत सारी बातें उस आर्टिकल में उन लोगों ने शेयर की है। जैसे कि आपका बच्चा जब छोटा होता है, उसे आपको लगता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप डायग्नोस के लिए वेट मत कीजिएगा। जब आपको पता चलता है कि उस कुछ तो भी समथिंग गोइंग टू बी रॉन्ग, तो आप वेट मत कीजिएगा। एज अ पेरेंट किसी की सुनो मत कि कुछ लोग बोलते जैसे बच्चा बात नहीं कर रहा है कि रुको, उसका दादा, उसका बाबा, उसका कुछ तो भी फैमिली मेम्बर है, वो भी बहुत लेट बोला था, या उसकी भी कुछ डेवलपमेंट बहुत डिले हुई थी है। तो आप भी वेट मत कीजिएगा किसी की सुन के। आप जल्दी से जल्दी किसी आपके जो फैमिली डॉक्टर है उनके पास जाओ और जल्द से जल्द उसका डायग्नोस कीजिएगा, क्योंकि जितने जल्दी डायग्नोस होगा ना, उतने जल्दी उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है और उसको जो कुछ थेरेपीज़ चाहिए, वो थेरेपीज़ उसको जल्दी मिलेगी। आपको जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनसे आपको गाइडेंस मिलेगा। उसके आधार पे आपके बच्चे की जैसे ट्रीटमेंट जल्दी शुरू होती है, तो उसमें प्रोग्रेस आपको अच्छे से दिखाई देगी। सो डायग्नोस के लिए आप वेट मत कीजिएगा। और जब डायग्नोस होने के बाद आपको पता चलता है कि आपका लड़का या लड़की जिसको ऑटिज़म का प्रॉब्लम है, तो आपको जो है ऑटिज़म, ये आप उसे बहुत सारी जानकारी आपको नेट पे मिलती है और आप अलग अलग माध्यम से आप ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कीजिएगा। और जो आपका जो बच्चा है और उसके साथ आप 24 आवर्स रहते हैं, आपको आपके बच्चे से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जैसे आप फिगर आउट कीजिएगा कि आपका बच्चा कैसे रहता है घर में, उसके साथ रहते रहते उसको क्या चैलेंजेस है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो आपको कैसे मीन्स अगर वो कुछ अपसेट हो जाता है, अनकंफर्टेबल होता है, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो घर में। उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसमें आप उसकी कैसे उसकी मदद कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, इसकी बारीक बारीक आपकी जानकारियाँ आप खुद लिख के रखिएगा। उस पर थेरेपिस्ट के पास जाके आप डिस्कस कीजिएगा, थेरेपिस्ट की हेल्प लीजिएगा। और और एक पहली बात मैं बताना चाहती हूँ कि एक्सेप्ट योर चाइल्ड, जैसा है वैसे अपने स्पेशल बच्चों को पेरेंट्स ने सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस जब हो जाता है बच्चे का, तो हम लोग बहुत बच्चे में जो कमियां हैं वो ढूंढ के और बहुत अच्छे से बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। अगर बच्चे को ही नहीं एक्सेप्ट किया तो हम क्या उसके साथ काम करेंगे। हम खुद बहुत ही बहुत चिंतित रहेंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, तो बच्चे के साथ हम कंफर्टेबली काम नहीं कर सकते। और ये जो बच्चे हैं ना, अपना पेरेंट्स का, फैमिली मेम्बर्स का फेस रीडिंग करते हैं, माइंड रीडिंग करते हैं। हम खुद ही फ्रस्ट्रेट रहते हैं तो बच्चों के साथ कैसे काम कर पाएंगे। सो पहले बच्चे को हम एक्सेप्ट करना सीखिएगा। डोंट गिव अप। कभी भी कोई भी चैलेंज, इन बच्चों को संभालना तो बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो उस बच्चों के साथ काम करते करते डोंट गिव अप, छोड़ मत दीजिएगा ये काम बीच में, फ्रस्ट्रेट मत होना और उनके साथ कंटिन्यू काम करते रहिएगा। क्योंकि इन बच्चों के साथ
आज काम किया कल नहीं किया ऐसे चलने वाला नहीं है। और बाकी जो उनका डे टू डे लाइफ का होता है, उनको घर में संभालना है, उन बच्चों को कैसी हेल्प करनी है घर में, जो जो टिप्स है उसमें जो पहली टिप दी है उन लोगों ने कि प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सेफ्टी एट होम। होम या बाहर कहीं भी लेके जाते हैं बच्चे को, उनको सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों को समझता नहीं है कैसे बिहेव करना है, खुद को कैसे संभालना है। तो बच्चों को घर में एक स्ट्रक्चर बनाइएगा, सेफ्टी एनवायरनमेंट होना चाहिए। और इन बच्चों के साथ काम करते करते बहुत कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आज काम किया कल नहीं किया, या बच्चे आपके स्कूल में जाते हैं, स्कूल में थेरेपिस्ट या स्पेशल एजुकेटर उनके साथ जो काम करते हैं वो काम आप स्कूल में जाके फॉलोअप लेते रहिएगा। फीडबैक लेना चाहिए स्कूल से कि बच्चों के साथ स्कूल में क्या काम चल रहा है। वो काम भी आपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो उनका एक स्ट्रक्चर बनाया है उसमें आप करना बहुत ज़रूरी है। यानी कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है। स्कूल में जो काम चल रहा है वो घर में फॉलो होना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल में बच्चे 2-3 घंटे रहेंगे, बाकी समय तो बच्चे पेरेंट्स के ही साथ रहने हैं। अगर पेरेंट्स और थेरेपिस्ट स्पेशल एजुकेटर मिलजुल के काम करेंगे तो बच्चे में आपको बहुत अच्छे से आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेंगी। और जो सेफ्टी का बोला मैंने कि इन बच्चों को सेफ्टी समझ में नहीं आती है और उनको कहीं इंजरी हो जाए तो उनको भी समझ में नहीं आता है। इसलिए हम लोगों ने जब बच्चे अपसेट हो जाते हैं, कुछ टैंट्रम्स करते हैं या उनको कभी वो एग्रेसिव हो जाते हैं, तो एक ऐसा कॉर्नर करो घर में, एक क्वाइट रूम करो, एक और ऐसा कॉर्नर करो कि जहाँ पे वो जाके बच्चे आराम से बैठ सके, या खुद को उनको कुछ इंजरी नहीं होनी चाहिए, वो खुद को बिल्कुल शांत महसूस कर सके उस जगह में। तो ऐसा एनवायरनमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली जो उनकी टेंट्रम्स है धीरे धीरे वो सेटल हो जाते हैं वहाँ पे बैठ के। और उनका जो डेली शेड्यूल है मॉर्निंग टू नाइट, सुबह उठने के बाद रात को सोने तक उनका जो शेड्यूल है और जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर उनका रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जैसे मेरा खुद का बेटा भी ऑटिस्टिक है, उसे भी स्ट्रक्चर बहुत पसंद है। वो भी इवन वो रात को ही बताता है, अगर मैंने उसको नहीं बताया तो वो रात को ही बताता है कि कल सुबह नाश्ते में क्या खाना है, कल मुझे कहीं घूमने जाना है क्या, कल मुझे क्या काम करने हैं। अगर मैंने उसको बता दिया कि ओके कल हम नाश्ते में क्या पोहा उपमा इडली जो कुछ खाना है, अगर उसको स्ट्रेट अवे बता दिया कि हमें ये खाना है, आपको कल सुबह इधर जाना है, कहीं बाहर घुमाने लेके जाना है या कुछ जो भी है उसका कल का प्रोग्राम बता दिया, तो वो रात को बहुत अच्छी से सो जाता है और हमारे इंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छे से वो फॉलो करता है। इसलिए शेड्यूल बहुत ज़रूरी है इन बच्चों को। और जो बच्चों के जो बिहेवियर्स होते हैं अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन बच्चों के लिए रिवॉर्ड सिस्टम बहुत ज़रूरी है। उनको अगर वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है तो बच्चे बहुत अच्छे से अच्छा बिहेवियर बहुत जल्दी सीख जाते हैं। मोस्टली ये जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, एएसडी बच्चे हैं, तो उनको थोड़ा एक टाइम लगता है सीखने में। और रीइंफोर्समेंट के तो बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड सिस्टम, टोकन सिस्टम ये बहुत ज़रूरी है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, एएसडी बच्चों के लिए। सो हमें वो इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे उसने अच्छे से बिहेव किया, आपका अच्छे से सुना, तो आप उसको कुछ रीइंफोर्समेंट, जैसे उसको कुछ चीज़ अच्छी लगती है, ये बच्चे बहुत फूडी होते हैं, फूड लवर होते हैं एक, लेकिन उसमें भी आपने बहुत कंट्रोल करके देना है कि आपने ओके आप बहुत अच्छे से बिहेव किया। कोई आपके घर में गेस्ट आए हैं तो उसने आपका सुना कि गेस्ट के सामने कैसे बैठना है, कैसे उनके साथ बिहेव करना है,
गेस्ट जाने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत अच्छे से बिहेव किया आपके बच्चे ने उनके सामने, तो आपको एज अ रिवॉर्ड, एज अ रीएनफोर्समेंट आपने जो भी उसको प्रॉमिस किया है वो चीज़ उसको तुरंत दीजिएगा। अगर आप नहीं दोगे प्रॉमिस करके, तो आप पे जो बच्चे का विश्वास है वो विश्वास टूट जाएगा, और आगे जाके आप वो जो रीएनफोर्समेंट टेक्निक यूज़ करना चाहोगे तो भी वो सक्सेसफुल नहीं होगा। जो जो प्रॉमिस किया है, जो रीएनफोर्समेंट आप यूज़ कर रहे हो, वो आपके बच्चे को आप देते रहिएगा। और घर में जैसे मैंने बताया था, घर में क्रिएट होम सेफ्टी जोन, मैंने आपको बता दिया था अभी पहले ही कि एक सेफ्टी जोन कैसे क्रिएट करना है बच्चे के लिए, जहाँ पे वो बच्चे जाके कुछ दिनों में बच्चों को खुद ही समझ में आने लगता है कि मैं कब अपसेट हूँ, कब मेरा मूड ठीक नहीं है, कब मैं बहुत स्ट्रेस हूँ। अगर बच्चे को एक बार पता चल जाएगा कि ये जो मेरा सेफ्टी जोन है या मेरा एक क्वाइट कॉर्नर है, वहाँ पे जाके मुझे जाके बैठना है, तो वो सेफ्टी जोन में जाके वो बैठ जाएंगे, जहाँ पे उनको रिलैक्स लगेगा, सिक्योर लगेगा और सेफ लगेगा। फाइंड नॉन वर्बल वेज टू कनेक्ट बच्चों के लिए। नॉन वर्बल बच्चे जो ऑटिस्टिक होते हैं, एसडी होते हैं, उनके लिए कैसे कम्युनिकेशन करना है, तो उनका जो कम्युनिकेशन मोस्टली होता है बॉडी लैंग्वेज होती है। हाँ, और कहीं कुछ बच्चे अपेक्स यूज़ करते हैं। तो आप एज अ पेरेंट घर में जब बच्चे छोटे होते हैं, तब आप उनका कम्युनिकेशन का जो मेथड है आप ढूंढ सकते हैं कि जेस्चर यूज़ करते हैं क्या। वैसे तो स्कूल में जाएगा बच्चा तब, या आप थेरेपिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको बता ही देंगे। बच्चों के जो नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं, उनका जो जो भी कम्युनिकेशन का तरीका है, कुछ जेस्चर होते हैं, कुछ बच्चे आवाज़ निकालते हैं, उनका अलग अलग पैटर्न होता है। अटेंशन सीकिंग के लिए बच्चे कुछ आवाज़ निकालते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, अलग अलग जेस्चर्स होते हैं। तो वो ट्राई करते हैं जब उनको भूख लगती है, तो उन्हें टॉयलेट जाना है, तो उनका एक हर एक का तरीका अलग अलग होता है। हमें खाली फिगर आउट करना है कि वो कैसे इस्तेमाल करता है। अभी बच्चे जो टैंट्रम करते हैं, वो टैंट्रम करने के पीछे क्या मोटिवेशन होती है, ये भी हमें ढूंढना है। और बच्चे जो कुछ बच्चे अटेंशन सीकिंग के लिए करते हैं, फर्स्ट रेट हो जाते हैं, और इन बच्चों में मोस्टली कम्युनिकेशन नहीं होता है, वो अटेंशन सीकिंग के लिए बहुत सारे बिहेवियर दिखाते हैं। और इन बच्चों के लिए एक फन टाइम भी रखना चाहिए। बच्चों को हमेशा पढ़ाई 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 नहीं, उनका एक शेड्यूल में प्ले टाइम भी रखो। और जितना आप बच्चों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, उनके साथ खेलोगे, टू वे कॉन्वर्सेशन होगा आपका उससे। तो खाली पढ़ाने के लिए बच्चे के साथ मत बैठो, उनको कुछ फन टाइम रखो, खेलो उनके साथ, डांस करो। ये जो सब चीज़ें हैं हमें जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ करते हो, वैसे अपने स्पेशल बच्चों के भी साथ करने हैं। और मैं कहती हूँ जरा ज़्यादा ही टाइम करने पड़ते हैं, क्योंकि ये बच्चे सोशल नहीं होते हैं। और ये जो अपने एसडी है या ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उनका जो सेंसरी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। कुछ अंडर सेंसिटिव होते हैं, कुछ ओवर सेंसिटिव होते हैं। ये सब बातें एज अ पेरेंट मैं आपको शेयर करूँगी बाद में, लेकिन जो थेरेपिस्ट है उनसे आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। सो थेरेपिस्ट का आप गाइडेंस लीजिएगा। थेरेपी का जो रोल है वो अपने स्पेशल बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो थेरेपी के लिए आप मीन्स कंटिन्यूटी रखो, कंसिस्टेंसी रखो। वो थेरेपिस्ट जो बताते हैं वो घर पे भी आप करते रहिएगा। इस आर्टिकल में मुझे इतना ध्यान में आया कि कैसे बच्चों को संभालना है, उनके साथ कैसा बिहेवियर हम एज अ पेरेंट्स करना है, शेड्यूल रखना है, उनके कम्युनिकेशन पैटर्न हमें कैसे देखने हैं, और थेरेपिस्ट की मदद लेके हम लोग कैसे उनके
उनकी मदद कर सकते हैं। अभी एक टिप उन्होंने ऐसी बताई कि क्रिएट अ पर्सनलाइज ऑटिज्म ट्रीटमेंट प्लान। ऑटिस्टिक बच्चे जो है, एएसडी जो बच्चे हैं, हर एक बच्चा अलग है। एक बच्चा दूसरे बच्चे जैसा है ही नहीं। सो उनके लिए जो प्रोग्राम बनाने हैं, ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, जो एक्सपर्ट्स, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, उनके पीडियाट्रिक, स्पेशल एजुकेटर, ये सब एक टीम होती है, वो मिलके आपके बच्चे के लिए एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान बना के देंगे। हर एक बच्चे का अलग अलग होता है उसमें, और वो जो प्लान फॉलो करते करते उस बच्चे की ट्रीटमेंट, थेरेपीज वगैरह इसके साथ हम लोगों को काम करना पड़ता है। उसमें जो बच्चे में जो कुछ स्ट्रेंथ होती है, वीकनेसेस होते हैं, हर एक बच्चे के वो नोट करके उस पर कैसे काम करना है वो बताते हैं। और जो एक वो ट्रीटमेंट में जो है, ट्रीटमेंट प्लान में, कि कैसा करना चाहिए। गुड ट्रीटमेंट प्लान विल बी, देखो, बिल्ड ऑन योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट। सबसे पहले हमने अपने बच्चे का इंटरेस्ट ढूंढना है, उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। उस हर एक के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। जैसे ऑटिस्टिक बच्चे मोस्टली, मीन्स मेरे बच्चे का मैं बताती हूँ, मेरा लड़का जो फूड लवर है, उसको किचन में बहुत अच्छा लगता है, कुकिंग एक्टिविटीज़ उसे अच्छी लगती है। मेरे साथ वो वेजिटेबल चॉपिंग करके देता है, और किचन में वो उसको बहुत सारा इंटरेस्ट है। ऑफर प्रिडिक्टेबल शेड्यूल, उस वो जो प्रिडिक्ट करता है अपना बच्चा, हमें उससे क्या करना है, हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं उससे, तो ऐसा उसका एक शेड्यूल बनाओ दिन भर का। टीच टास्क एज अ सीरीज ऑफ सिंपल स्टेप्स, यानी एज अ स्पेशल एजुकेटर मैं आपको बताऊंगी कि जो भी टास्क है, जो छोटी भी टास्क आपको हमें ऐसे लगता है कि बहुत सिंपल तो है ये बात, खाली जाके बेसिन में जाके हाथ धोना है, जैसे अभी कोविड में बार बार हाथ धो, साबुन लगा के धो, इतने सेकंड धो, लेकिन अपने बच्चों को ये समझता नहीं है। तो ये जो हाथ धोने की टास्क है, तो मैं इसको बताऊंगी कि ये टास्क टास्क एनालिसिस करो। टास्क एनालिसिस यानी वही सिंपल सी टास्क 8 या 10 स्टेप में पानी चालू करो, थोड़ा सोप लगाओ, आगे से पीछे से कैसे हाथ धोने हैं, ये पूरा टास्क करो, टास्क एनालिसिस करो सीरीज में, बच्चे को समझ में आए ऐसा। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कि कैसे करना है। एक्टिविटी एंगेज योर चाइल्ड्स अटेंशन इन हाईली स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ जो है ऐसे उनको इजीली समझना चाहिए बच्चों को। तो बच्चों को इजीली एक्टिविटीज समझ में आए, इसलिए वो कैसे कैसे एनवायरनमेंट में स्ट्रक्चर करना है वो जो एक्टिविटीज़ है। और बच्चे का अटेंशन है ना, इन बच्चों का अटेंशन बहुत कम होता है। तो जो एक्टिविटी जहाँ भी लेनी है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट हो बहुत स्ट्रक्चर होना चाहिए, ना कि बच्चों को डिस्टर्ब हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शांति का माहौल होना चाहिए बच्चे के हिसाब से, क्योंकि इन बच्चों को ना सेंसरी के प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सेंसरी के प्रॉब्लम्स अलग अलग बच्चों में अलग अलग होते हैं। सो किसी को ब्राइट लाइट नहीं पसंद होता है, किसी को अंधेरा नहीं पसंद होता है, किसी को नॉइज़ डिस्टर्बेंस होता है। तो ये देख के एक्टिविटी स्ट्रक्चर कीजिएगा। प्रोवाइड रेगुलर रीएनफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर। रीएनफोर्समेंट तो हमें भी लगती है, हम भी अपने माँ बाप से ऐसे ही सीखे हैं कि बेटा ये कर लो, तुम्हें मैं ये दूंगी करके। तो ये जो बच्चे हैं स्पेशल बच्चे अपने, तो वो तो बहुत होशियार होते हैं कि कुछ चीज़ अगर उनके समझ में आ जाता है कि मुझे कुछ तो भी मिल रहा है ना, देखो मैं अच्छा बिहेव कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मिल रहा है। तो आप आपके जो थेरेपिस्ट है उनसे बात करके कौन कौन सी रीएनफोर्समेंट आपके बच्चे के लिए यूज़ करनी है ये डिसाइड कर लीजिएगा। इन्वॉल्व द पेरेंट्स। जो ट्रीटमेंट प्लान बनाया है, जो जिन्होंने ट्रीटमेंट प्लान बनाया है एक्सपर्ट्स ने, थेरेपिस्ट ने, तो जो थेरेपिस्ट वो क्लिनिक में यूज़ करेंगे जो प्लान,
जो स्कूल में स्पेशल एजुकेटर प्लान यूज़ करेगी, और पेरेंट्स के लिए घर पे जो प्लान करना है वो एक ही होना चाहिए। और पेरेंट्स ने भी स्कूल में जाके चेक करना है कि बच्चे के साथ क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और उसमें बच्चा कैसे उनको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये सब ऑब्जर्व कीजिएगा। मेरा भी एक सेंटर है निर्वाण दिव्यांग संस्था, उसमें जो बच्चे आते हैं उनके लिए जो हम गोल्स डिसाइड करते हैं वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। उसको हम आईपी बोलते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान। सो वही मेथड से आप घर पे भी पेरेंट्स भी काम करेंगे अपने बच्चों के साथ। तो पेरेंट्स, थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर, इन सब ने मिलके अगर बच्चों के साथ काम किया तो बच्चे में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस होगी। ऐसे मुझे एज अ पेरेंट्स, एज अ स्पेशल एजुकेटर ऐसा मुझे लगता है। और ये आर्टिकल में से मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच।